बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाजरीन, जैसे कि आप हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ पुलिस डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ अफसरान से मिलते रहते हैं, तो इसी सिलसिले में हम आपके जो अवाम के मसाइल होते हैं, जो अवाम को क्यूरीज़ होती हैं और जब वो किसी मुश्किल में पड़ती है तो कहते हैं ना कि अल्लाह के बाद वो जिसके पास अपनी मुश्किल के हल के लिए जाती है वो है पुलिस। और जो है वो पुलिस से ये उम्मीद रखती है कि पुलिस उनकी मुश्किल में उनका साथ दे और किसी हद तक मुमकिन कोशिश करे कि उनके मसाइल हल कर सके। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनके हवाले से थोड़ा सा बताती चाहूँ। उनका जो ताल्लुक़ है वो है गडाब जोन से और वो एसपी हैं राव असलम ख़ान। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग का बहुत बिजी स्केड्यूल होता है और इसमें आप लोग हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई जी और हमें इज्जत दी आपने। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। सर, अब मुझे थोड़ा सा आप ये बताइए कि अपने हवाले से थोड़ा सा बताएं, अपनी तालीम के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से थोड़ा सा आप बताएं हमें। मैं कराची में पला बड़ा, कराची में मैंने तालीम हासिल की और यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं पुलिस में 84 में भर्ती हुआ ईगल स्क्वाड में। उसके बाद जो है वो तरक्की करते हुए आज यहाँ तक आ गया हूँ। मैं एसपी हूँ यहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह सर। 84 से तो बड़ा आपका लंबा अरसा रहा। तो सर, मतलब पुलिस में आने का इत्तफाक कैसे हुआ? मतलब शौक था कि हाँ बचपन से एक होता है, या फिर इत्तफाकन आ गए? मतलब क्या था, या फैमिली में कोई ऐसा था जिसको देख के मोटिवेशन हुई? नहीं, हर नौजवान की ख्वाहिश ये होती है कि वो कोई ऐसा काम करे कि जिसमें आम लोगों की खिदमत हो सके, आवाम की खिदमत हो सके, अपने मुल्क की खिदमत हो सके। मेरे जहन में भी यही था कि मैं या तो फ़ौज में जाऊंगा या पुलिस में जाऊंगा। तो पहले मुझे मौका मिला पुलिस का, तो मैं पुलिस में आ गया। पुलिस में मैं अपॉइंट हो गया, तो बस मैं उसके बाद पुलिस में हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, सही सर। अच्छा, ये बताएं, आपकी सर सर्विसेज तो माशाल्लाह इतने सालों की है, तो उसमें आपने कौन कौन सी, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट की कौन कौन से आपने जो है, जैसे रेगुलर पुलिस होती है या मुख्तलिफ़ किस्म के, पुलिस में भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आप क्या शुरू से ऑपरेशंस में थे या मुख्तलिफ आपने इसमें फील्ड में रहे भी हैं? नहीं, मैं पहले ईगल स्क्वाड में था। ईगल स्क्वाड के बाद फिर हम मर्ज हो गए डिस्ट्रिक्ट पुलिस में। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आ गया। फिर मैं सीआईए चला गया 94 में। तो उसके बाद मैं 97 तक सीआईए में रहा। उसके बाद फिर मैं एसएचओ गुलशन इकबाल हो गया। उसके बाद फिर मैं सीआईए चला गया। फिर मैं वहाँ सीआईए में रहा और सीआईए में ही फिर मुझे प्रमोशन हुई और वहाँ से फिर मैं डीएसपी होकर टीआईओ लांडी लग गया। वहाँ पर तकरीबन 2 साल मैंने सर्व किया। उसके बाद मैं एबीसीसी में चला गया और एबीसीसी में मैंने 10-12 साल तक काम किया। वहाँ पर अगवा बराए तावान के केसेस को हम वहाँ पर डिटेक्ट करते थे और बड़ा अच्छा रहा सब। उसके बाद फिर मैं प्रमोट हो गया। सही, आपके सामने। सही। अच्छा सर, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मतलब आपने जैसे बताया कि आपने शुरू से कराची में रहे, लेकिन आपकी फैमिली का क्या, कहाँ से ताल्लुक़ है? क्या मतलब सिंध से है, पंजाब से है? मेरा ताल्लुक़ कराची से ही है। अच्छा। हाँ, और कराची में ही मैं पैदा हुआ। कराची में मैंने सही तालीम हासिल की और आज तक मैं यहीं पर हूँ। अच्छा, सही। मतलब माशाल्लाह से आपकी सर्विसेज भी यहीं रही और सब कुछ आपका यहीं रहा। सब यहीं रहा। तो कराची को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, कराची की चीज़ें, कराची के मसाइल और हर तरीके से बड़े अच्छे से वाकिफ़ होंगे आप। तो फिर कराची से भी प्यार करता हूँ और जब जिससे आप प्यार करते हैं तो उसके मसाइल भी आपको पता होते हैं और उसकी तकलीफ़ें भी और उसकी हर तरह की चीज़ें जो है वो आपको केयर करनी होती हैं। और मैंने अपनी बसात के मुताबिक अपने इस प्यारे शहर की खिदमत की है और आइंदा भी करूँगा इंशाल्लाह, ज़रूर सर। अच्छा सर, थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के हवाले से बताएं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली जी बड़ी छोटी सी फैमिली है मेरी। मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। और बस मैं हूँ।
अच्छा, और मेरी मिसेज हैं। सही। अच्छा सर, बच्चों को शौक नहीं है कि फादर की लेगेसी को आगे लेके चलें और हम भी पुलिस डिपार्टमेंट को ही ज्वाइन करें? वो डिपेंड करता है, उनकी अगर मर्जी होगी तो वो इस तरफ आ जाएंगे, अभी पढ़ रहे हैं वो। अच्छा, अभी छोटे हैं, जी, सही। जी। अच्छा अच्छा। तो अगर उनको अच्छा लगेगा, मैं मजबूर नहीं करूँगा किसी को, अच्छा वो अगर आना चाहें तो बिल्कुल वेलकम। अच्छा, उनको शौक नजर आता है कि हाँ किसी में है? शौक तो है, अच्छा, लेकिन शौक है, सही। डिपेंड करता है कि वो इस काबिल भी हैं कि नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल, एक पुलिस नहीं, अफसर के बच्चे अगर हैं वो तो इस वो। काबिल हो तो वो इसमें आए, अगर इस काबिल नहीं है तो ना आए। अच्छा, सही। नहीं नहीं, इंशाल्लाह सर ज़रूर आएंगे। और चलिए, अच्छा सर, अब ये बताएं कि थोड़ा सा पुलिस की जॉब है और 24 घंटे की नौकरी है, तो सर इसमें अपनी अपने आपके क्या मशगलात हैं कि अपने मशगलात के लिए टाइम निकल जाता है, अपनी ज़ात के लिए टाइम निकल जाता है? फैमिली के लिए तो निकल ही जाता होगा, लेकिन क्या अपनी ज़ात के लिए निकलता है टाइम? देखिए, टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकालना पड़ता है, अपनी ज़ात के लिए भी निकालना पड़ता है, और अपने पेशे के लिए भी टाइम देना होता है। तो ये खुद मैनेज करना होता है, कोई आपको पुलिस में मैनेज करके देता नहीं है। तो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मैं निकालता हूँ, बिल्कुल। इसमें कोई मैं ऐसे बड़ाई करूँ कि जी मैंने तो जी पूरा पाकिस्तान सर पर उठाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ, अपने डिपार्टमेंट को भी टाइम देता हूँ, और मैं अपने आप को भी टाइम देता हूँ, मैं देता हूँ जी। ये बड़ी अच्छी बात है। और अच्छा सर, अब कभी फैमिली को शिकायत होती है, जैसे फैमिली इवेंट्स वगैरह होते हैं और ड्यूटी है या कहीं इमरजेंसी कोई रेड करने जाना है, तो कभी इस तरह के कोई इवेंट्स रह गए हो तो घर वालों को शिकायत होती होगी, तो मतलब इस तरह की कभी सिनेरियो से आपका गुजरना हुआ है कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा। मेरी मिसेज जो है वो मुझसे बहुत कोऑपरेट करती हैं। मुझे सुबह तैयार होने से लेकर और रात को सोने तक वो हमा वक्त जो है ना वो तैयार रहती हैं और मेरी मदद करती हैं, और इस नौकरी में मेरी बहुत मदद की है। उनकी वजह से मैं ये नौकरी यहाँ तक कर सका हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। बिल्कुल। नाज़रीन, बिल्कुल ये बात तो सही है कि सिर्फ वो एक पुलिस अफसर नहीं होता है जो आवाम की खिदमत कर रहा होता है, बल्कि उसके साथ जो उसकी फैमिली होती है वो उसको जब तक सपोर्ट ना करे वो तब तक आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ना सिर्फ वो एक अफसर होता है बल्कि उसके पीछे उसकी जो पूरी फैमिली होती है, वो पूरी फैमिली जो है एक तरीके से आवाम की खिदमत कर रही होती है। अच्छा सर, अब ज़रा मुझे ये बताएं कि जैसे अब आजकल CSS के थ्रू भी बहुत सारे जो है भर्तियाँ हो रही हैं, तो एक PSP अफसर और एक नॉन PSP अफसर में मतलब कि क्या कोई फ़र्क आता है जब तनख्वाहों की बात की जाए या फिर जो है प्रमोशंस के हवाले से बात की जाए, तो क्या इसमें फ़र्क किया जाता है या दोनों को एक ही वे में लेके चला जाता है? नहीं, दोनों को एक ही वे में लेकर नहीं जाना चाहिए और ना ही ले जा सकते हैं। जो डायरेक्ट PSP भर्ती होकर आते हैं वो हमसे ज़्यादा काबिल होते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़ा है उन्होंने, हमसे ज़्यादा मेहनत की है, और वो उन्होंने मुकाबले के इम्तहान दिए हैं, उन इम्तहानों में पास हुए हैं, वो तब यहाँ तक आए हैं। तो जब पढ़ने का टाइम था हमारा, तो हमने शायद उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से पढ़ना चाहिए था। अगर हम उस तरह से पढ़ते तो हम भी PSP ऑफिसर बन जाते। सही बात ये है, बाकी कोई जो भी बात है ना वो ऐसे ही बंदा मारता है। सही बात ये है कि जो अच्छा पढ़ा है, जो अच्छा पढ़ता है वो PSP बनता है। DMG ग्रुप में जाते हैं ये वही लोग जाते हैं जो ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। शायद हम उतना अच्छा नहीं पढ़ सके। अच्छा सर, अब जैसे SP की एक डेजिग्नेशन है, तो सर मतलब आप क्या समझते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि एक SP की कि वो जो है ऑपरेशंस के मामलात को किस तरीके से वो आगे लेके चलता है? देखिए, SP ऑपरेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिवीज़न में क्राइम को कंट्रोल करे, क्राइम को कंट्रोल करवाए, अपने अफसरान से, अपने SHO से, अपने SDPO को जो है वो टास्क दे जो कि जराइम की बेकनी करें, उनको उसमें प्रिवेंशन करें और जराइम को रोकें, और वो हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह उस पर। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम क्राइम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में है, और उसका सबसे बड़ा जो सेरा है वो है SSP मलीर इरफान बहादुर साहब के सर पर, कि वो जिस तरह से मेहनत करते हैं दिन रात, वो हमें गाइड करते हैं और हमें हिदायत देते हैं। उससे जो है वो जराइम को हमने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। हमारे इलाके में कोई
क्राइम मैनेज्ड क्राइम नहीं है बिल्कुल भी, ना हमारे इलाके में कोई लैंड ग्रेबिंग है, ना हमारे इलाके में कोई कब्ज़ा ग्रुप है, और अगर होता है तो हम उसको उसके अंजाम तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो सर आपको ये लगता है क्योंकि मलीर हो गया, कोरंगी हो गया, ये कुछ इलाके हैं जो थोड़े से जो है वो कहते हैं ना कि क्राइम के हवाले से बड़े हाईलाइट किए जाते हैं, तो मतलब आपको लगता है कि वाकई इसमें ये किसकी वजह से, ये जो हमारे जो एसएसपी साहब हैं, ये उनकी काविशें हैं जिसकी वजह से अब ये मज़ीद बेहतरी आई है? क्योंकि एक माइंड सेट तो लोगों में अभी भी पाया जाता है कि जैसे कोरंगी हो गया, लियारी हो गया, लांडी हो गया, उसी तरीके से मलीर को भी क्राइम्स में थोड़ा सा जो है ना हाईलाइट किया जाता है कि इन एरियाज़ में जो है क्राइम्स का रेशो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए, यूँ तो पूरी कराची पुलिस ही अपने तौर पर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। अब वो हालात नहीं हैं जो आज से 8-10 साल पहले थे। उसमें रेंजर ने भी बहुत काम किया है, उसने सिंध गवर्नमेंट ने भी बड़े फंड्स दिए हैं, बड़ा काम किया है, पुलिस को बड़ी जो है ना वो फ्री हैंड दिया है काम करने के लिए, और कोई सिफारिश का कल्चर नहीं है। मलीर में कोई सिफारिश किसी MP MNA की नहीं होती किसी के सिलसिले में भी, ना कोई इंटरफेयर होता है। अभी एक मामला हुआ था नाजिम जोखियों वाला, उसमें देखें आप पुलिस जो है वो काम कर रही है और उनको हर तरह से तफ्तीश की आज़ादी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। सही, तो ये तो सही, ये तो बड़ा मतलब इस चीज़ की ही आवाम को बड़ी शिकायत होती है, क्योंकि जो असर वसूक रखने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली जैसे सियासी हवाले से मैं बात करूंगी, तो उनका बड़ा प्रेशर होता है पुलिस के ऊपर कि जो है अगर पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर भी रही होती है तो कुछ ऐसी सियासी असर वसूक होते हैं जिनका प्रेशर आता है, और उसकी वजह से जो है पुलिस ना चाहते हुए भी फिर उन्हें उनकी सुननी पड़ती है और फिर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। तो इस हवाले से आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतरी आई है? मैं आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल बैठा हुआ हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर में हूँ। मुझे आज तक किसी मिनिस्टर ने, किसी MPA ने, किसी MNA ने कभी कोई इस बारे में मुझे कोई सिफारिश नहीं की किसी जुर्म करने वाले के लिए, या किसी भी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर किसी भी किस्म का। इवन ये कि हमारा जो MPA है यहाँ का यूसुफ बलोच, उसने आज तक कभी किसी बारे में फ़ोन नहीं किया, कोई मुदाखलत नहीं की किसी भी किस्म की। साहिर जोखियो साहब हैं यहाँ पर, उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की आज तक किसी भी किस्म की। और भी जितने भी यहाँ पर, चूँकि ये इलाका सारा PP से रिलेटेड ज़्यादा है तो यहाँ तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, आज तक कोई PP का कोई एक, मुझे आप मेरा CDR निकाल लें कि किसी PP के किसी बंदे ने मुझे कभी कोई फ़ोन भी किया हो किसी बारे में। कोई, वो यहाँ पर सब काम मेरिट से होता है, कोई भी काम गलत नहीं होता बिल्कुल भी। सही, ये तो बड़ी अच्छी बात कही नाज़रीन, वाकई कि अब जो हमारी जो पुलिस है वो मेरिट पे काम कर रही है, कोई उनको प्रेशर नहीं है कि किसी सियासी प्रेशर हो या किसी भी हवाले से कोई प्रेशर हो। तो ये एक आवाम को वाकई एक ट्रस्ट पुलिस पे आना चाहिए कि अगर उनको कोई मसले मसाइल हैं या उनकी कोई भी किसी भी हवाले से वो किसी मुश्किलात का दरपेश हैं, तो वो पुलिस से जो है किसी भी, वो कहते हैं ना कि किसी झिझक के साथ वो कांटेक्ट करें और ये उनसे अपनी मदद के लिए उनके पास आ सकते हैं। अच्छा सर, अब ये ज़रा बताएं कि अब एक पुलिस और चोरों का तो वो कहते हैं ना आँख मचोली का खेल होता है, और अक्सर पुलिस लीड भी कर रही होती है इस चीज़ को। तो सर मतलब एक रवायती अंदाज तो होता है आपकी इन्वेस्टिगेशन का, आपके तरीक़ेकार का, लेकिन अब बहुत सारी जगहों पे जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हो गई हैं, तो आप लोग कौन सी टेक्नोलॉजी टूल्स यूज़ करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद अपग्रेड करने के लिए? तमाम टेक्नोलॉजी जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और हमें हर तरह की सहूलत है इसमें, और SSP साहब इसमें हमें बहुत मदद करते हैं, SSP मलीर, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी की। सर गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट होता है? जैसे कि रेगुलर पुलिस को अक्सर इस हवाले से जो है कंप्लेन रहती है कि जो रेगुलर पुलिस को वो वाले जो कहते हैं ना टेक्नोलॉजी या वो वाले अपग्रेडेड टूल्स नहीं मुहैया किए जाते हैं, जैसे अगर हम दूसरी पुलिस फोर्सेस के हवाले से बात करें, तो मतलब इसमें आपकी गवर्नमेंट की तरफ से पूरी साथ देती है गवर्नमेंट इस हवाले से? गवर्नमेंट पूरा साथ देती है। जो कहते हैं गवर्नमेंट साथ नहीं देती वो गलत कहते हैं, गवर्नमेंट पूरा साथ देती है, हर तरह से हमें सहूलत मिलती है, हर तरह की।
कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म की। हमें गाड़ियाँ भी मिलते हैं, हमें पेट्रोल भी मिलता है, हमें डीजल भी मिलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए नाजरीन, इसी तरीके से हम मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हुआ है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एसपी गडाब रॉ असलम खान साहब। तो उनसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मोरल पुलिसिंग के हवाले से थोड़ा सा आप हमारी आवाम को गाइड करें कि ये क्या चीज़ होती है, और ये मतलब इस टर्मिनोलॉजी को जो यूज़ किया जाता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, इस मुल्क में हमारा आइन हर औरत मर्द को आज़ादी देता है कि वो कहीं जाना चाहें, कहीं आना चाहें, किसी के साथ जाना चाहें, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, बशर्ते कि कोई क्राइम ना करें। तो मोरल पुलिस से मुराद ये है कि पुलिस जो है किसी को अगर इलीगल रोकती है या उनको परेशान करती है, तो ये कम से कम कराची पुलिस में अब इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, और अगर वो था तो वो कभी कई साल पहले वो ख़त्म कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर किसी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है बग़ैर वारंट के अगर किसी घर में जाती है, तो उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं, कुछ ऐसे सेक्शन दफात हैं पीपीसी में कि उसमें इतना टाइम नहीं होता कि उसमें वारंट लिया जाए। इतला मिलती है कि किसी जगह पर डाकू छुपे हुए हैं वक्ती तौर पर, तो रिमांड के लिए तो उसमें अगर जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो ये हमारा जो CPRC है वो में इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जो है बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हीनियस क्राइम में, और वो वक़्त ना हो कि हम वारंट हासिल कर सकें। अदरवाइज़ अगर इतना टाइम है वारंट हासिल करने का, तो वारंट हासिल कर लेना ज़्यादा अच्छा है। सही सही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा कराची के क्राइम के हवाले से बात करूंगी। ये तो चलें एक पर्टिकुलर हमने एरिया के हवाले से बात की कि मलीर में भी इस तरीके से होता है, लेकिन अगर देखा जाए सर कि पूरे कराची में क्राइम का रेशो जो है कभी कुछ अरसे के लिए कम हो जाता है, बेहतरी हो जाती है। जैसे मैं स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करूंगी, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये देखते हैं कि ये चीज़ फिर हाइप पकड़ लेती है। इसमें हर चीज़ आ जाती है, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, और सबसे जो एक मेजर जो एक क्राइम है वो मंशियात की जो ख़रीदो फरोख्त है, उसकी चेन ब्रेक क्यों नहीं होती है। हालांकि इस पर बहुत कार्रवाई भी होती है, हम अक्सर ख़बरों में पुलिस की कार्रवाइयाँ सुन रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चेन ब्रेक नहीं हो रही होती है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि मतलब ये एक बुनियादी जराइम की शुरुआत है, मंशियात जो है, और इसके बाद ही सारी वो कहते हैं ना कि जराइम आ रहे होते हैं। तो सर, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मंशियात का जहाँ तक ताल्लुक है, मंशियात हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए जहर है, और इस पर बहुत काम हो रहा है। और अब सेक्शन इस तरह के बन गए हैं कि उसमें ज़मानत भी नहीं होती है और सज़ाएँ भी उनको मिल रही हैं। अब रिसेंटली हमने 14 साल की सज़ा कराई है चरस में, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। ये अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कोर्टें भी इस बारे में बहुत संजीदा हैं, और कोर्टें इनको सज़ाएँ दे रही हैं। सर, तो ये जो है मंशियात का, अक्सर लोग कहते हैं, ये कहा जाता है कि इनके पीछे जो है कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से ये चेन ख़त्म नहीं होती है। कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है? देखिए, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से अगर आपका कोई फीलिंग ये है कि इसके पीछे कोई बहुत ताकतवर लोग हैं, इसके पीछे कोई सियासी ताकत है, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कराची में नहीं है ऐसा। पैसा बहुत है इसमें, इज़ नो डाउट। और हमारे यहाँ चूँकि बेरोज़गारी भी है, और उसके साथ साथ जो है नौजवानों का रुझान जो है वो इस तरफ हो जाता है बाज़ औक़ात नशा करने में। तो जब वो अगर वो नशा करते हैं तो नशा बेचने वाले भी आ जाते हैं। अगर कोई नशा ना करे तो किसको कोई करा नहीं सकता। बेशक जो है वो चरस का पहाड़ रखा हो सामने,
तो अगर जिसने नहीं पीनी है वो तो नहीं पिएगा, और जिसने पीनी है तो वो फिर ढूंढता है रास्ते। तो हमें सबसे पहले तो ये एजुकेट करने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को स्कूल में, और सबसे पहले माँ का काम है अपने बच्चों को वो एजुकेट करे, उस बाप का काम है अपने बच्चों को एजुकेट करे कि चरस, शराब, मंशियात, पान, सिगरेट और इसी तरह से गुटखा, मावा, ये सारी चीज़ें करके अगर बच्चा अपने घर में आता है और उसे कोई नहीं पूछता तो वो तो फिर करेगा। ये तो माँ बाप की ड्यूटी है सबसे पहले तो, कि माँ बाप जो है वो उसको कहे कि भई तुम सिगरेट पी रहे हो, सिगरेट पीने वाले के मुंह से बू आ रही होती है, वो छुप नहीं सकता। पान खाने वाले के दांत बता देते हैं कि ये पान खा कर आया है। या कोई भी नशा करता है वो छुपता नहीं है माँ बाप से, चंद दिन छुप जाएगा लेकिन छुपता नहीं है। उसकी एक्टिविटीज़ बता देती हैं कि ये कोई गलत काम में मुलविस है। तो वो माँ बाप का काम है सबसे पहले तो, जो सीखता है वो अपने घर से सीखता है। अगर घर में उसको सही तरबियत मिलेगी तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मंशात की तरफ हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल बगैर किसी लाग लपेट के बता रहा हूँ कि पुलिस का काम तो है, लेकिन पुलिस से पहले काम उस घर के सरबराहों का है, वालिदैन सरबराह जो हैं, उस घर के सरबराह का है। अब ये कैसे, हमने अपने बच्चों को गाड़ियां दी हुई हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, परवाह ही नहीं है हमें। मोटरसाइकिल दिया हुआ है, लाइसेंस नहीं है, परवाह ही नहीं है हमें। एक छोटा सा बच्चा वो गाड़ी चला रहा है, बाप साथ बैठा हुआ है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा है, बाप उसको मना ही नहीं कर रहा है। तो बताएं, जहाँ ये बुनियाद शुरू हो जाएगी क्राइम की उसके जहन में कि वो कोई भी इलीगल क्राइम एक्टिविटी करेगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। अगर बाप उसके साथ बैठा हुआ है, कोई अपनी माँ के साथ जा रहा है मोटरसाइकिल पे लेके, माँ को ले जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सिग्नल तोड़ रहा है, माँ साथ बैठी हुई है, वो उतर के खड़ी हो जाए, वो कहते मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुमने ये काम क्यों किया। ये अगर वो वन वे खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो माँ उतर जाए उस मोटरसाइकिल से, उसको बोले मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, सीधा हो जाएगा। अगर बीवी साथ जा रही है, उसकी बीवी खड़ी हो जाए, बीवी कहे कि जी मैं नहीं जाऊंगी, आपने गलत काम किया है, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हम खुद ठीक होना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं पूरी दुनिया ठीक हो जाए, बस खुद ही खुद। ऐसा नहीं होगा। सही है, बिल्कुल ये बात मैं एग्री करूँगी सर की कि उन्होंने सही कहा कि हर चीज़ हम जो है उस पर डाल देते हैं, हुकूमत पे डाल देते हैं, या वहाँ या फिर हम डाल देते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि ये पुलिस का काम है। लेकिन वाकई ये बात सच है कि ये तरबियत है, और ये तरबियत शुरू होती है घर से। क्योंकि मंशियात के, अगर मैं मंशियात की बात करूं तो ये चीज़ शुरू होती ही मतलब कहते हैं ना कि तरबियत, अगर तरबियत में कमी होती है तो ये चीज़ वहाँ आती है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक गरीब इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, अपर क्लास भी इन्वॉल्व होती है। हम अगर डिफेंस में चले जाएँ, क्लिफ्टन चले जाएँ, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ, ये हकीकत है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मंशियात के आदी हैं। तो ये चीज़ वाकई ये जो है माँ बाप को देखनी है, और ये घर से ये तरबियत होनी चाहिए कि ये चीज़ सही नहीं है और इस तरफ नहीं जाना है, ताकि अगर वो बाहर निकले और अगर कोई उसको ये कहे कि क्यों नहीं ट्राई करते हो, सिगरेट ट्राई करो, या फिर जो है कोई भी मंशियात के हवाले से कोई भी चीज़ ऑफ़र की जाती है, तो वो वहीं पर उसको रोके कि नहीं, मेरी ये तरबियत नहीं है और ना मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूँगा। ये बात सर ने बिल्कुल सही कही। और सर अच्छा, इसी के साथ एक सवाल और मैं आपसे करूँगी। जैसे अक्सर हम रोड्स पे देखते हैं वन व्हीलिंग करते हुए आप नौजवानों को देख रहे होते हैं, फिर इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कार रेसिंग हो गई, अक्सर हम इनके बहुत बुरे क्लैशेस और एक्सीडेंट्स भी देखते हैं। और मतलब जो नौजवान होते हैं इनमें जो वन व्हीलिंग में मैं बोलूँगी कि जो है लोअर क्लास के भी लोग होते हैं, और कार रेसिंग है, वन व्हीलिंग है, इनमें अपर क्लास की फैमिलीज़ के भी बच्चे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग किस तरीके से रोकते हैं? क्योंकि ये जुर्म तो है नहीं, मतलब जहाँ तक मैं समझती हूँ ये जराइम पेशा लोग तो है नहीं, तो इनको किस तरीके से रोकना चाहिए? वही तरबियत वाली चीज़ तो है, लेकिन पुलिस किस तरीके से इनको जो है रोका जाता है या इन पर पाबंदी लगाई जाती है? पुलिस अपनी हद तक पूरा काम करने की कोशिश करती है, ट्रैफिक पुलिस भी इसमें काम करती है। आप कभी रोड पर जाके देखिए, मेरे साथ चले, मैं आपको लेके चलता हूँ, कि पूरा एक काफिला चला रहा है मुतवातर
रोड पर सिग्नल वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, जिसमें लेडीज़ भी हैं, जिसमें हमारे मौलवी हजरात भी हैं, पुलिस वाले भी होंगे, उसमें सब होंगे, और वो सारे आ रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है इस बात की कि हम ये क्या काम कर रहे हैं, इसमें कोई मर भी सकता है, कोई इसमें कुछ भी हो सकता है, उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। अब ये नौजवान लड़के हैं, ये अक्सर ये गरीब घरों के लोग होते हैं जो ये मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं। अब इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, इनके हाथ पैर टूट गया, अगर जिंदा बच भी गए तो इलाज कितना महंगा है, ये इलाज कराना इनके बस में नहीं होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए। फिर उसके अलावा उसके बाद ये इनकी ज़िंदगी जो है वो आधी रह जाएगी, ये किसी फोर्स में किसी जगह पर ये नौकरी करने के काबिल नहीं रहेंगे अगर इनके हाथ पैर टूट जाएं तो इन्हें अपनी खुद हिफाजत करनी चाहिए, अपनी खुद परवाह होनी चाहिए। कोई गन पॉइंट पर तो नहीं कह रहा कि आप वन व्हीलिंग करें। रात के 3 बजे अक्सर मैंने देखा कि बंदा जा रहा है और वो ना उसको कोई देख रहा है, ना उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ना उस पर कोई ताली बजाने वाला है, और वो लेट कर मोटरसाइकिल चला रहा होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, अब फिर मैं कहूँगा कि अगर किसी मुल्क का आपने मवाजना करना है, उसका आपने जांच करनी है, तो उसकी ट्रैफिक देख लें। ट्रैफिक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुल्क तरक्की की किस तरफ है, किस स्टेज पर है, आवाम कितनी कल्चर्ड है। सही। और आवाम कितनी, बिल्कुल ठीक है, और आवाम कितनी समझदार है इसकी, वो ट्रैफिक उसकी बता देती है। हम इस मामले में बहुत पीछे हैं, बदकिस्मती है। और फिर मैं कहूँगा कि ये सबसे पहले शुरू होता है घर से। पुलिस पकड़ती है, उसके बाद माँ बाप उसको छुड़ा के लेके जा रहे होते हैं और पुलिस से लड़ रहे होते हैं और पुलिस को बुरा भला कर रहे होते हैं। बजाय ये कि मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था इस मुल्क का, अब वो नहीं है, लेकिन उसने एक ऐसी एग्जाम्पल कायम की कि उसके बेटे ने कोई गलत काम किया था, तो बजाय उसको डिफेंड करने के उस क्रिकेटर ने कानून को डिफेंड किया और अपने बेटे से वक्ती तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया कि मैं ऐसे बाप बनने से कासिर हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने ये गलत काम किया। तो जब तक हम खुद अपनी परवाह, अपने ख़ानदान की परवाह, अपने बच्चों की परवाह नहीं करेंगे, उस वक़्त तक ये माशरा ठीक नहीं होगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को बचाइए। उसका सबसे पहला तरीका ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका बच्चा कोई किसी गलत एक्टिविटीज़ में है, अगर वो चोरी में है, डकैती में है, मैं ख़ास तौर पर ये बात कर रहा हूँ, तो बजाय उस पर पर्दा डालने के उसको गर्दन से पकड़ के जाके बंद करवा दीजिए पुलिस में। आपके पिछले 4 बच्चे बच जाएंगे। अगर आपने उसको डिफेंड किया और उसको छुड़ा कर लेकर आए तो वो एक गंदा खरबूजा बाकी खरबूजे जो आपके घर में बचे हुए हैं 4 उनको भी ख़राब कर देगा। तो सबसे पहले आप उस दागी खरबूजे को निकाल दीजिए उस टोकरे से, तो आपके बाकी खरबूजे जो हैं वो मीठे रहेंगे और आपको फल देंगे, आपके लिए वो इज़्ज़त का बाइस बनेंगे। बिल्कुल सर ने बड़ी अच्छी बात की और बहुत अच्छे मिसाल से जो है आई एम श्योर लोगों को समझ आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि लोग इस पे अमल करेंगे। और वो कहते हैं ना कि बच्चों पे नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं एसपी गडाप रॉ असलम खान साहब, और उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, अब थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूंगी, या फिर जो घरों में जैसे जो मेड्स होती हैं, जो काम करने वाले होते हैं,
इस तरह की जो कहते हैं ना जो वारदातें होती हैं, जो घरों के अंदर डकैती या मुख्तलिफ़ किस्म की वारदातें होती हैं, तो अक्सर उनमें देखा गया है कि जो घर में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब इस तरह के कोई केसेस आप लोगों के पास आते हैं तो वो फिर आप लोग किस तरीके से उनको सॉर्ट आउट करते हो, क्या क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी होती है? देखिए, सबसे पहले तो आप जब किसी को घर में मुलाजिम रखते हैं तो उसका सारा वेयर अबाउट आपको पता होना चाहिए कि ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, ये कहाँ से आया है, किसके ज़रिए आप तक पहुँचा है। उसके बाद फिर आप जो एक SOP है कि उसके तमाम उसकी जो पूरी करें, SOPs को थाने में उसको रजिस्टर्ड करवाएं। उसके इलाके से जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ से आप, आजकल तो सारा सब कुछ जो है वो नेट पर अवेलेबल है, वहाँ के थाने से उसका पता करें कि ये जी सपोज़ ये आदमी इस गांव का रहने वाला है, उस गांव के थाने में फ़ोन करके उनसे पूछे जी ये आदमी हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमारे पास मुलाजिम हुआ है, इसकी फैमिली यहाँ पर है, आप हमें बताएं कि ये आपको किसी क्राइम में वांटेड तो नहीं है ये, या ये यहाँ पर ये वाकई है यहाँ का रहने वाला है, या तस्दीक करें उसकी। तो जब सब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर वो अगर उसने कुछ करना भी है तो वो नहीं करेगा, भाग जाएगा आपके पास से। अच्छा, इसी तरह से हम कोई चौकीदार रखते हैं, कोई गार्ड रखते हैं, या कोई ड्राइवर रखते हैं, तो ड्राइवर का पहले पता करें कि जी ये कहाँ से आया है, इससे पहले ये कहाँ काम करता था, ये जहाँ काम करता था उसका इसने काम क्यों छोड़ा, उसने खुद उसको हटाया है, ये खुद वहाँ से छोड़कर आ गया है, क्या वजह है, उससे पहले पूछें, उसके व्यूज़ लें। वो जब आपको रिपोर्ट दे, आपसे कहे कि नहीं अच्छा आदमी है, मुझे ज़रूरत अब नहीं थी उसकी, अब वो इसलिए मैंने उसको अपने पास से हटा दिया है, तो आप तसल्ली करें। फिर ये कहाँ का रहने वाला है उसके तमाम मालूमात रखें, उसका घर का पता करें, उसकी फैमिली का पता करें, उसके गाँव का पता करें, क्योंकि आपने बच्चा उसके हवाले कर देना है, वो लेकर चला जाएगा स्कूल और स्कूल से लेकर वो गायब हो जाएगा। इस तरह की वारदातें पहले हुई भी हैं कि एक बड़े MNA साहब थे हमारे कराची के, उनका एक पोता जो था वो अगवा करके उसका ड्राइवर ले गया था और वो ले जाकर उसने 10 करोड़ रुपए का तावान मांगा। खैर वो तो फिर वो पकड़ा गया और वो बच्चा भी बरामद हो गया। तो जब तक हम पूरा जो इसमें प्रोसीजर है उसको मुकम्मल अडॉप्ट नहीं करें, उस वक्त तक किसी आदमी को अपने घर में मुलाजिम ना रखें। अब ये जो घर में जो मासियाँ चोरी करके ले जाती हैं, तो अब पहले आप तो पता करें कि ये मासी आई कहाँ से है, इसका घर कहाँ पर है, इसका तस्वीर लें, इसका शनाख्ती कार्ड लें, ये जहाँ की रहने वाली है वहाँ का पता करें, कोई इसका आगे पीछे कोई उसका ज़िम्मेदार हो। कि अगर कोई उसका ज़िम्मेदार नहीं है, वो खाली गली में से गुजर रही थी और आपने उसको मासी रख लिया है, तो वो शाम को आप घर साफ करके चली जाएगी, तो आपको तो उसका कुछ पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये वारदातें नहीं होंगी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सर ने बहुत सही कही कि हम अक्सर अपने घर में जो काम वाले रख रहे होते हैं, या माली हो गया, या ड्राइवर हो गया, या मासी हो गई, तो हम बहुत मामूली सी उनसे जो है मालूमात लेते हैं और उनको हम अपने घर में काम करने के लिए रख देते हैं, और फिर खुदा न खास्ता अगर वो कोई वारदात कर देते हैं तो वो वारदात बहुत भारी पड़ती है। अगर माली होती है तो इंसान माली नुकसान से तो किसी न किसी तरीके से निकल जाता है, लेकिन अगर बात जानी पर आ जाए, जानी नुकसान के ऊपर आ जाए, या फिर आपके अपने प्यारों को कोई तकलीफ़ हो, तो वो चीज़ इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। तो इस चीज़ का वाकई ख्याल रखना चाहिए कि हम जितने भी हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनको रखने से पहले हम इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, और ये बात बहुत अच्छी बताई है SP साहब ने। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या आपकी माशाल्लाह से इतनी तवील सर्विस रही है, तो इस पूरी सर्विस में कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहा हो कि ये एक ऐसा वाक़या था? कोई ज़ाहिर है पुलिस की नौकरी में कोई खुशगवार वाक़या तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई ऐसा हैरान कर देने वाला वाक़या हुआ हो तो वो ज़रा आप हमसे शेयर करें। देखिए, पुलिस में तो हर रोज़ एक वाक़या होता है। अब मैं आपको क्या वाक़या बताऊं, बस पुलिस जो है वो नाम ही वाक़यात का है। हर रोज़ एक वाक़या, हर रोज़ एक नई वारदात, उसको हल करने की हम कोशिश करते हैं। कुछ हल हो जाती हैं, कुछ
देर से हल होती हैं और कुछ हल नहीं भी हो पाती हैं। तो वाक़यात तो पूरी ज़िंदगी वाक़यात से भरी पड़ी है। हाँ, तो अब अपने मुंह से वाक़यात बताने बैठ जाएं तो फिर वो सर कोई ऐसा कोई बड़ा यादगार सा जो रह गया हो कि कोई ऐसा, वैसे तो आई एम श्योर रोज़ ही कोई ना कोई नई चीज़ें देखने को मिल रही होती है, बड़ी हैरान कुन होती हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगा हो जो हमेशा याद रहा हो? एक वाक़या मेरा ऐसा है जहाँ हम यहाँ बैठे हुए हैं, इससे 100 गज़ पहले मेन रोड पर 1985 में मैं ईगल स्क्वाड में एज ए ASI ड्यूटी कर रहा था। तो डाकुओं ने गाड़ी छीनी फिरोज़ाबाद से, और वो गाड़ी आ गई इत्तफाक से सुपर हाईवे पर। उस वक्त सुपर हाईवे जो था वो सिंगल रोड था। हमने गाड़ी को देख लिया, गाड़ी को जब हाथ दे के रोका तो उन्होंने हम पर फायरिंग कर दी, और वो गोली शुक्र है किसी को नहीं लगी। हमारे साथ जो हमारी पुलिस मोबाइल थी वो सारी छलनी हो गई, लेकिन मौजूदा तौर पर हम बच गए। उसके बाद हमने उसका पीछा किया और नूरियाबाद के पास जाकर हमने उनको पकड़ लिया, जिसमें एक ड्राइवर उसमें मर गया उसका एक्सीडेंट से, और बाकी 2 जिंदा पकड़े गए। बस ये वाक़यात ऐसे है, सारी ज़िंदगी इस तरह से ही है। तो सर डर नहीं लगता, मतलब कि इस तरीके के, जाहिर सी बात है रोज़ाना मतलब कभी एक पल के लिए खौफ आया हो कभी दिल में कि अगर जो है मतलब जान तो सर सबको बड़ी प्यारी होती है ना, कि जब गोलियां चलती हैं और इस तरीके से आप लोग जब ऑपरेशंस में होते हैं तो क्या डर नहीं लगता इस तरह की चीज़ों में? देखें, डर तो लगता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, लेकिन जब आप किसी मकसद के लिए आप कहीं जा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो फिर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं। अगर मौत आनी है तो वो तो कभी भी आएगी, किसी वक्त भी आएगी। अगर आज लिखी है तो वो आज ही आएगी, और आज नहीं लिखी है तो बाद में जब लिखी है तब आएगी। तो ये जो कहता है कि डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, लेकिन आप अपना मामला जब खुदा पर छोड़ देते हैं फिर आप मुतमिन हो जाते हैं कि ठीक है, अगर आज मेरी शहादत का दिन है तो आज ही का दिन है, फिर ये बाद में तो नहीं आएगा, और अगर नहीं है तो फिर जब उसने लिखी है तब आ जाएगी। तो यही एक पुलिस ऑफिसर का ईमान होता है, जिससे वो नौकरी कर रहा होता है और वो डाकुओं से और चोरों से वो लड़ रहा होता है। हम वो लोग हैं कि जब कहीं जान का ख़तरा होता है तो लोग अपने बच्चों को उस रोड पर, उस इलाके से जाने से रोक रहे होते हैं, अपने लोगों को रोक रहे होते हैं, नौजवानों को रोक रहे होते हैं, और हमें वहाँ पर भाग कर जाना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई बुलेट प्रूफ है या हम बड़े बहादुर हैं, लेकिन नौकरी है, ये काम करना है, और अल्लाह पर यकीन है कि हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, अपने लोगों की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। अगर किसी घर में डाकू घुसे हुए हैं तो हमारा काम है, हम वहाँ जाते हैं, उनसे लड़ते हैं, उसमें हम शहीद भी होते हैं और उसमें हम जो है वो कामयाब भी होते हैं। तो ये सिलसिला चलता है और चलता रहेगा जब तक ये दुनिया है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। और नाज़रीन बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, और हमारे साथ जो मौजूद थे मेहमान, मैं उनका दोबारा आपको बता दूं कि SP गडाप राव असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनसे बड़ी मज़े की हमने बातें की, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और एक तरीके से हमारे अवाम को बहुत अवेयरनेस भी दी, और साथ में मैसेजेस भी दिए हैं कि किस तरीके से हम जो है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो है एक पुलिस की क्या ड्यूटी होती है, और वो पुलिस जो होता है वो सिर्फ एक अकेला नहीं होता है, उसके पीछे भी उसकी पूरी फैमिली होती है जो उसके साथ होती है और उसका साथ दे रही होती है। तो और जहाँ तक जान की बात है तो जान तो सबको प्यारी होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन सर ने बहुत अच्छी बात की कि वो जो जज्बा होता है ना कि और अल्लाह पे यकीन, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और तो नाज़रीन इसी के साथ ही प्रोग्राम उम्मीद है पाकिस्तान से अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।